हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर्स में हमने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 से लेकर 24 तक कवर किया। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट आर्टिकल्स मतलब कि 25 से लेकर 35 तक कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आर्टिकल 25 से 28 की बात करें तो यह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये इन्हीं आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 25 को देखते हैं। आर्टिकल 25 जो है ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो कहने का मतलब है इस आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के बारे में जिक्र किया गया। अब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल के पास जो है वो थिंक कर सकता है, मतलब फ्रीली थिंक कर सकता है, साथ ही वो किसी भी धर्म में वो फेथ रख सकता है। ठीक है, या फिर वो चाहे कि कोई भी धर्म ना माने तो ये सब कर सकता है। तो ये इसका जो है ये खुद का जो है वो अपना जो इनर बिलीफ सिस्टम है, तो यहाँ पे इनर बिलीफ सिस्टम का जो बात किया गया वो आर्टिकल 25 में किया गया है। ठीक है, और उसी बिलीफ सिस्टम के अनुसार वो किसी भी धर्म को मान सकता है या फिर उसको कहीं पे भी उसका प्रचार कर सकता है। तो आर्टिकल 25 बेसिकली जो है वो इंडिविजुअल धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, वही अगर आर्टिकल 26 की बात करें तो यह सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे भी बोला जा रहा है और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल की बात किया जा रहा है, जबकि आर्टिकल 26 में देखेंगे तो यह सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का बात कर रहा है। सामूहिक कहने का मतलब है कि ये जो है इसके अनुसार कोई भी इंडिविजुअल किसी भी इंस्टीट्यूट को मेंटेन कर सकता है या फिर उसको इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, या फिर उसको मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तो इंडिविजुअल लेवल पे बात हो गया, और ये चूँकि इंस्टीट्यूशन का बात हो गया तो ये जो है ये सामूहिक लेवल पे बात हो गया। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का ही बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 26। तो दोनों में जो है डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा। एक इंडिविजुअल और एक सामूहिक का बात कर रहा है, लेकिन दोनों में ही धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में ही बात किया जा रहा है। ठीक है, फिर अब अगला जो है वो है आर्टिकल 27। तो जो आर्टिकल 27 है यह बोलता है कि ये कोई भी फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल है वो ये बोल रहा है कि कोई भी पर्सन को टैक्स करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है जिसमें इस टैक्स का यूज़ जो है वो पर्टिकुलर रिलीजन को बोल सकते हैं प्रमोट करने के लिए किया जाए। तो अगर एग्जांपल के तौर पे देखें कि जैसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है रोड बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, तो यहाँ पे जो है वो टैक्स अलॉट किया गया है। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट ये बोल के टैक्स नहीं ले सकती है कि मुझे टेंपल बनाना है या फिर मॉस्क्यू बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टैक्स लेने से तब हमारा जो आर्टिकल 27 है वो मना करती है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ये टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 जो है इंश्योर करती है कि स्टूडेंट्स को जो है किसी भी धार्मिक तरह का शिक्षा नहीं दिया जाए, जो कि मतलब कहाँ पे नहीं दिया जाए, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है वहाँ पे किसी भी तरह का अगर धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है तो वो इसे रोकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है गवर्नमेंट स्कूल्स हो या फिर कोई भी फुली गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पे अगर कोई चाहेगा कि वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दिया जाए तो वहाँ पे वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 28 जो है इस चीज़ के लिए मना करती है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं मदरसा का कॉन्सेप्ट देखते हैं या फिर संस्कृत विद्यालय देखते हैं, तो उसमें क्या है कि वो फुली गवर्नमेंट के द्वारा मतलब ऑन नहीं किया जाता है। ऐसा इंस्टीट्यूट जो होता है वो क्या होता है कि किसी ट्रस्ट के द्वारा उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मना नहीं कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है पढ़ाने से। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है तो हमारा जो चार जो आर्टिकल था वो कवर हो गया 25 से 28 तक। तो हमने देखा 25 में जो है ये इंडिविजुअल धार्मिक स्वतंत्रता का बात करता है, 26 जो है वो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का बात कर रहा है, और 27 जो है वो टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, और जो 28 है वो ये बोलती है कि कोई भी धार्मिक संस्था जो कि सरकारी सहायता से चल रहा है वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो दो आर्टिकल्स हैं तो वो है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। ठीक है, तो ये भी क्या है एक तरह का हमारा फंडामेंटल राइट्स ही है। ठीक है,
तो ये जो है 29 से लेकर 30 तक, मतलब 2 आर्टिकल्स में जो है वो ये राइट्स दिया गया है। ठीक है, जो आर्टिकल 29 है यह अल्पसंख्यक के हित की बात करता है। तो ये जो है ये बोलता है कि कोई भी माइनॉरिटी है तो वो क्या कर सकती है, अपने जो भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या फिर कल्चर है, तो उसको वो कंजर्व कर सकती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तमिल्स है, बंगालीस, पंजाबी, ये क्या है कि अपना लैंग्वेज या स्क्रिप्ट या कल्चरल हेरिटेज को वो उसको कंजर्व करने या प्रिजर्व करने के लिए कोई स्टेप ले सकती है। ठीक है, तो ये है। फिर अगला जो है वो है अल्पसंख्यक की शिक्षा, मतलब माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन से जो रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 30। तो ये बोलती है कि ये आर्टिकल माइनॉरिटीज़ को राइट देती है क्या चीज़ के लिए, कोई भी वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर बनाना चाहती है या फिर उसे एडमिनिस्टर करना चाहती है तो उसका राइट जो है आर्टिकल 30 देती है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 29, 30 भी कवर हो गया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 31, जिसे राइट टू प्रॉपर्टी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि राइट टू प्रॉपर्टी भी एक समय में हमारा फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, लेकिन अभी के समय में इसे फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसे अभी हटा के जो कि 31 में हुआ करता था, इसे हटा के 300 के ए में ले गया है। ठीक है, जिसे हटा के लीगल राइट बना दिया गया, मतलब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, तो 31 हमारा कवर हो गया। अब है 32। तो 32 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम BR अम्बेडकर साहब ने इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये एक तरह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसे अधिकार देती है कि कोई भी इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स को उनकी रक्षा करने का जो अधिकार है वो यही इसी आर्टिकल के थ्रू दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली बताती है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत टोटल 5 तरह के जो रीट है वो जारी कर सकती है। रीट करने का मतलब है या एक तरह से डायरेक्शंस बोल सकते हैं या फिर किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन किसी को भी दे सकती है। ठीक है, तो ये हो गया रीट्स। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करती है, वही हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार है और यह आर्टिकल 226 में दिया गया है। तो दोनों हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जो है रीट जारी कर सकती है। तो दोनों को देने का मतलब क्या कारण था, इसका कारण ये था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो है जैसे न्यू दिल्ली में है उसका अगर न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई साउथ का इंसान है तो उसको यहाँ से यहाँ जाने में काफ़ी दिक्कत होगा, तो इसलिए हर स्टेट में हाई कोर्ट भी बना हुआ है, तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है अपने नज़दीक के हाई कोर्ट में। तो फिर मतलब कभी भी ये कब हो सकता है, जब किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो ऐसा कर सकता है। तो रीट जो है वो 5 तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला जो है वो है हीबियस कॉर्पस। इसका जो हिंदी वर्ड आता है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, या इसको बोला जाता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो ये सुप्रीम कोर्ट कब जारी करती है? सुप्रीम कोर्ट ये तब जारी करती है कि देखती है कि कोई भी अगर अथॉरिटी है वो किसी भी पर्सन को अनलॉफुल जो है तरीके से अरेस्ट कर लिए, तो क्या होता है कि अरेस्ट करने पे वहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर उसके फ्रेंड्स हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकती है कि इस पर्सन को अनलॉफुली जो है डिटेन किया गया है। तो उस समय अगर देखेगी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखेगी कि सही में अगर ये पर्सन को मतलब बिना किसी वजह से डिटेन किया गया है, तो फिर उसे कस्टडी से निकालने के लिए ऑर्डर पास करती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हमने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था तो देखा था कि जो है कोई भी जो पुलिस है या अथॉरिटी है किसी भी पर्सन को 24 घंटे के अंदर उसे फिर क्या होता है कि जो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ले जाके वहाँ पे से एक तरह से पेश करना होता था। ठीक है, और ये काम 24 घंटे के अंदर करना होता था। ये हमने आर्टिकल जब 22 पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि ये चीज़, ठीक है। लेकिन अब पुलिस क्या कर रही है कि उसको अरेस्ट करके रख ले रही है, लेकिन फिर वो 24 आवर्स के अंदर पेश नहीं कर रही है, बहुत दिन तक उसको 10 दिन तक अगर जैसे रख ले रही है, तो उस केस में जो है वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो
आदेश जारी कर सकती है कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेबियस कॉर्पस। फिर अगला जो है वो है मैंडमस। तो मैंडमस का जो हिंदी वर्ड आता है वो होता है परम आदेश। परम आदेश यहाँ पे कहने का मतलब है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। तो ये कब होता है कि कोर्ट जब देखती है कि कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो है अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस केस में जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो मैंडमस जारी कर सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि ऐसा कब हो सकता है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही है, तो फिर वहाँ पे जो है मैंडमस जारी किया जा सकता है। कोर्ट वहाँ पे पूछ सकती है कि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो उनका ड्यूटी है, ठीक है। फिर ये और भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कोई पब्लिक अथॉरिटी है, अब उससे कोई फ़ंड रिलीज़ करना हो, जैसे कि पेंशन फ़ंड है किसी पर्सन का, किसी पर्सन ने अपना जो भी पेंशन था वो पेंशन फ़ंड में जमा किया और वो उसे पाने के लिए एलिजिबल भी है, लेकिन वो जो वहाँ पे जो बैठी हुई है पब्लिक अथॉरिटी वो उसे रिलीज़ नहीं कर रही है, तो फिर वो पर्सन डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। तो फिर वहाँ पे जो है जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है फिर मैंडमस जारी करेगी और उससे पूछेगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं, विक कमांड, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंडमस है कैन नॉट बी इशूड, कब इशू मतलब किस पे इशू नहीं किया जा सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी है तो उसे वो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फिर वहाँ पे आदेश नहीं देगी, ठीक है। ये सारा जो है वो पब्लिक ऑफिशियल के लिए है, ठीक है। फिर कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ भी ये जारी नहीं कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उसके खिलाफ भी ये जारी नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर अगला जो है वो है प्रोहिबिशन, जिसको बोला जाता है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध जो है ये कोई भी हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को जारी कर सकती है, ठीक है। तो ये कब किस केस में जारी किया जाता है, तो ये क्या होता है कि जब ऐसे केस में देखती है, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि का जो निचला अदालत जो है वो ऐसे केस को अपने हाथ में लिए हुए है जो उसके जुरिडिक्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में जो है जो हमारा जो ऊपर वाला जो कोर्ट है वो प्रोहिबिशन जारी करेगा, वो कोर्ट के खिलाफ जारी होता है। इसमें से दो जो है, एक तो है प्रोहिबिशन और प्लस दूसरा जो है वो है सरसरी एराई, ठीक है। तो दोनों जो होता है वो हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को जारी करती है। तो प्रोहिबिशन में जो है वो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को आदेश देती है कि आप जो अपने पावर का यूज़ कर रहे हैं वो आपके जुरिडिक्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वो उसके जुरिडिक्शन में है ही नहीं, फिर भी वो उस केस को देख रही है, तो उस केस में वो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि इसे इसके खिलाफ प्रोहिबिशन जारी किया जाए तो वो कर सकती है, ठीक है। फिर दूसरा जो कोर्ट के खिलाफ जारी होता है वो होता है सरसरी एराई। तो सरसरी एराई में क्या है कि जब कोई ऊपरी अदालत जो है वो फैसला निचली अदालत जो है वो फैसला सुना चुकी होती है, तो उस समय जो है उसके फैसले को नलीफाई कर देती है कोई भी हायर कोर्ट। जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अब उसने कुछ किसी मैटर पे अपना जो भी फैसला उसने सुनाया, तो उस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला गया तो और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसका जो फैसला है वो सही नहीं है, तो फिर वो ये जो है सरसरी एराई वो जारी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस ये है प्रोहिबिशन और सरसरी एराई में कि ये तब दिया जाता है जब जजमेंट इज़ ऑलरेडी गिवन, मतलब जजमेंट दिया जा चुका हो, ठीक है। वही जो प्रोहिबिशन में क्या था कि वो वहाँ पे केस चल ही रहा था और जब जो हायर कोर्ट था उसने देखा कि ये इसके जुरिडिक्शन में है ही नहीं, तो उस केस में वो प्रोहिबिशन लाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सरसरी एराई। अब अगला जो है वो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मीनिंग होता है अधिकार परीक्षा। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे अधिकार का बात किया जा रहा है और पूछा जा रहा है बाय, तो इसका ऐसे मीनिंग जो है वो आता है लिटरल मीनिंग बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आपने किस अथॉरिटी से ये काम जो किया। तो कहने का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखिए, एग्ज़ाम्पल से पहले ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जो इसके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तो जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखेगी ये तो ऐसा काम कर रहा है जो इसके क्षेत्र में है ही नहीं, तब वो क्यू वारंटो जारी करती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख सकते हैं कि जैसे कि कोई पर्सन है, उसका रिटायरमेंट हो चुका है, वो रिटायरमेंट एज जो है वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस पोस्ट पे बना हुआ है, ठीक है, और उसे कोई एक्सटेंशन भी नहीं मिला है, ऐसा नहीं है कि उसे एक्सटेंशन भी मिला है, फिर भी वो अपने पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगी तो फिर वो क्यू वारंटो जारी कर देगी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से किया, ठीक है। या फिर कभी कभी हम देखते हैं कि
कोई वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी में और वो जो है रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन उसके पास नहीं है, फिर भी वो उस पोस्ट पे बना हुआ है, तो फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूछ सकती है, ये क्यों वारंट हो वो जारी कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो आर्टिकल 32 में जो है वो टोटल 5 जो है वो रीड्स है। तो आर्टिकल 32 हमने समझा। अब अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 की बात करें तो ये जो है ये आर्टिकल क्या है कि ये पार्लियामेंट जो है आर्मी या मीडिया का फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकती है। हमने अभी तक पढ़ा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट दिया हुआ है हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कंट्री के में डिसिप्लिन या फिर सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए आर्मी या मीडिया का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सीमित करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा कब हो सकता है, जैसे कि सोल्जर्स है। अब सोल्जर्स जो है अगर जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने पढ़ा, आर्टिकल 19 में हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा। अब वो जो सोल्जर है वो तो बहुत कुछ जान रहा है अपने कंट्री के बारे में, या कंट्री नहीं बोल सकते, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। अब वो चाहेगा कि हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके किसी को कुछ भी बता दे रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 33 में जो है वो फिर पार्लियामेंट को ये राइट दे देती है कि इनके मतलब राइट्स को कुछ सीमित कर दिया जाता है कुछ कुछ मैटर्स में, जिसके कारण वो कौन कौन से मैटर्स हो सकते हैं, जैसे कि जो डिसिप्लिन या फिर सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आर्टिकल 33 ये बात कर रहा है। फिर अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 34, जो कि मार्शियल लॉ से रिलेटेड है। तो मार्शियल लॉ कहने का मतलब है अगर किसी भी क्षेत्र में मार्शियल लॉ अगर लग जाता है तो वहाँ पे जो है जो सिविलियन राइट्स है वो कुछ समय के लिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कहीं भी कुछ ऐसा कंडीशन बन जाए तो वहाँ पे मार्शियल लॉ लगा दिया जाता है। तो इस केस में क्या है कि फिर वहाँ पे जो भी अधिकार जो है, जो हमने जो भी फ्रीडम्स पढ़े, फंडामेंटल राइट्स पढ़े, वो सारा जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। ये हो गया। ठीक है, फिर आर्टिकल जो 35 है ये बोलता है कि इट सेज ओनली कि पार्लियामेंट जो है सिर्फ उसके पास ही पावर है किसी भी मतलब फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी अगर कानून बनाना हो। कानून तो एक तो पार्लियामेंट में भी बनाया जा सकता है, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव में भी बनाया जा सकता है। तो ये जो आर्टिकल 35 है तो ये बोलती है कि अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी कानून है तो फिर सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, ये नहीं बना सकती है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल हो गया 35। तो आज हमने फंडामेंटल राइट्स को कवर किया। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 में फंडामेंटल राइट्स को ही कवर किया था। तो आज हमारा फंडामेंटल राइट ख़त्म हो गया। थैंक यू।